सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपनी इष्टदेवता का ध्यान करें, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग प्रतिदिन सुबह में जो कक्षा आयोजित हो रही है अभी, यह पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा है। इस कक्षा में हम लोग फल दीपिका पुस्तक को आधार मानकर पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित कर रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने 52 पृष्ठ संख्या में, यानी कि 51 पृष्ठ संख्या तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। 52 पृष्ठ पर भी हम लोगों ने कल की कक्षा में कुछ चर्चा किया था। तो यहाँ पर देखा जाए कि ग्रहों के जो घाव या व्रण के निशान हैं, वह कब किस ग्रह के किस दशा में कितने उम्र पर वह शरीर में दिखने को मिलते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। केतु देव के दूसरे स्थान में होने से वाणी में थोड़ी कठोरता हो जाती है। अब सिर्फ केतु देव की ही बात नहीं, जो ग्रह जिस स्वभाव का होता है, जिस ग्रह के जिस प्रकार के प्रकृति गुण धर्म होते हैं, ठीक उसी प्रकार के वाणी होने की संभावनाएं हो जाती है और होती भी है। अब केतुदेव मोक्ष के कारक हैं, तो मोक्ष तो तभी प्राप्त होता है जब हृदय कठोर हो जाए। केतुदेव के होने से वाणी कठोर तो होती है, परंतु उस वाणी में सच्चाई भी होती है। केतुदेव की वाणी में सच्चाई भी होती है, क्योंकि जब तक सच्चाई नहीं तब तक मोक्ष नहीं। मंगलदेव हैं, अच्छे हैं, तो कठोरता होगी, उग्रता भी होगी। अगर मंगल देव खराब स्थिति में है तो वाणी में कठोरता होगी, लेकिन कृपणता के साथ में होगी। देवगुरु बृहस्पति होंगे तो उदारता, ज्ञान वाली बातें ज्यादा होगी। चंद्रमा होंगे तो ममत्व वाली बातें। बुध देव होंगे दूसरे भाव में तो बचकना वाली बातें। सूर्य देव होंगे तो अधिकार वाली बातें, बार बार अपनी प्रतिष्ठा को लेकर ही वह बातें बोलेगा, ऐसी बात होती है। राहु की अंतरदशा में किसी व्यक्ति का अहित हुआ तो आप कह सकते हैं कि दूसरे की निंदा के कारण या अनिष्ट हुआ है। इस पर विस्तृत रूप से कल की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था। जब अनेक लक्षण बताए जाते हैं तो परिस्थिति का विचार कर लक्षण विशेष से फलादेश का विचार किया जाता है, या ज्योतिषियों का संप्रदाय। इस पर आने वाली कक्षाओं में इस वाक्यों का हम लोग समझ पाएंगे कि यह वाक्य क्या है, यह वाक्य कहना क्या चाहता है। हालांकि इस कक्षा में उपस्थित काफी विद्वानगण ऐसे भी हैं जो इस प्रश्न से वाकिफ हैं, इस वाक्य से को खूब बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पर जो समझने की बात है, जब अनेक लक्षण बतलाए जाते हैं तो परिस्थिति का विचार कर लक्षण विशेष से प्रदेश का विचार किया जाता है। यह ज्योतिषियों का संप्रदाय है। यह वाक्य साधारण वाक्य नहीं है। इस वाक्य को समझने के लिए महीनों वर्षों लग जाते हैं, फिर भी पता नहीं समझ में आए या नहीं आए। हम सभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है कि याद कर लिया जाता है, कुछ विद्याएं ऐसी होते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जिसे रख लिया जाता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है कि सिर्फ उसे समझा जा सकता है, याद नहीं किया जा सकता। यह वही बातें हैं, सिर्फ समझी जा सकती है, इसको याद नहीं किया जा सकता, लिखित रूप में नहीं लिखे जा सकते। तो कहने का मतलब यह है कि हम भी जब पूर्व की कक्षाओं में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही प्रकार के योग, एक ही योग, अब उदाहरण स्वरूप एक ही प्रकार के योग बने कुंडली में,
यहाँ पर कोई भी राशि हो जाए, किसी भी लग्न की, कर्क लग्न की ही बना देते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 हो गया। अब यहाँ पे शनि देव हो जाए, ये अष्टमेश हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं। और पंचमेश यहाँ पर बिठा दीजिए, पंचमेश की स्थिति भी अच्छी हो गई। एवं देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य भाव के स्वामी हैं एवं प्रतिष्ठा भाव, प्रतियोगिता भाव के, प्रतिस्पर्धा भाव के स्वामी हैं, उनको लग्न में बिठा दिया जाए या छठे भाव में ही बिठा दिया जाए, कहीं भी बिठा दें, या पंचमेश अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो जाए। यहाँ पर यह शनिदेव हो गए, यहाँ पर मंगल देव हो गए। अगर शनि मंगल की ही स्थान परिवर्तन हो गया, यहाँ पर प्रश्न है कि क्या प्रथम संतान के समय में, गर्भ स्थिति से लेकर संतानोत्पत्ति तक, या संतान के जन्म होने के बाद में भी, क्या स्वास्थ्य संबंधी लंबी बाधाएं मिलने की संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती है? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल देव एवं 8वें भाव जो लंबा रोग का भाव है, लंबा रोग का भाव, रोग का शुरुआत 6ठा भाव एवं लंबे ले जाने वाले रोग 8वें भाव। शनि भी वैसे हैं, लंबा कोई भी काम लंबा लेकर चले जाते हैं। 5वां भाव पुत्र का है, प्रथम पुत्र का, तो प्रथम पुत्र से संबंधित समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी आएगी या नहीं आएगी? आएंगी गुरुदेव, आएगी। परंतु अगर कोई किसी जातक की कुंडली हो, किसी जातक की कुंडली हो और वह जातक आचार्य में पढ़ रहा हो, एमए में पढ़ रहा हो, या ऐसी पढ़ाई पढ़ रहा हो, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, जिसमें अनुसंधान की आवश्यकता हो, या कोई पीएचडी कर रहा हो, उसके लिए यह अष्टमेश एवं पंचमेश का राशि परिवर्तन एवं भाग्य भाव के स्वामी का अपने भाव से 10म भाव में बैठ जाना, यह सुखद योग है या दुखद योग है? क्योंकि क्योंकि यह बुद्धि का परिचायक है, विवेकशीलता का परिचायक है, और यह अनुसंधान का परिचायक हो गया। तो एक ज्ञान के तरीके से यह प्रतिस्पर्धा में भाग भी लेगा, यानी कि एक जो होता है ना, चैलेंज स्वीकार कर उस पर अमल करना। 6ठे भाव को चैलेंज भाव भी कह सकते हैं, जहाँ पे प्रतिष्ठा है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वहीं तो चैलेंज है ना। इंजीनियर भी बन जाएगा आदमी ये बालक। हाँ, तो अब बतलाइए, यही यहाँ पर जो अब अनेक लक्षण बतलाए जाते हैं, तो परिस्थिति का विचार कर लक्षण विशेष से फलादेश का विचार करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर 2 बातें आ जाती है। एक कि जो हम लोगों ने गुण धर्म पढ़ा, उस गुण धर्म के आधार पर जातक का लक्षण स्वभाव कैसा हो सकता है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, या अलग अलग इस गुण धर्मों का उपयोग अलग अलग प्रकार के लक्षण वाले जो प्रश्न किए जाएंगे, उस प्रश्न पर अलग अलग प्रकार से गुण धर्मों का उपयोग कर हम लोग फलादेश करें, और करते भी हैं। पूर्व की कक्षा में कई बार इस प्रकार की स्थितियां वाली चर्चा हुई है कि नहीं? सुनील शर्मा जी, आप तो हैं, बहुत दिनों से कक्षा में भाग लेते हैं, कई बार हो जाती है, आपको जानकारी होगी इस बारे?
होती है गुरुजी। हो जाती है। तो कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं पुस्तक में जो हम लोगों को इसको नोट नहीं कर सकते, केवल समझ सकते हैं। अब इसके बाद में राहु एवं केतु के मित्रता शत्रुता के बारे में बतलाया गया है। अब यहां पर देखा जाए, राहु का धातु सीसा और पुराने जीर्ण कपड़ों पर इसका आधिपत्य है। अब यहां से क्या शिक्षा मिलती है कि राहु का धातु सीसा है। शीशा का उपयोग किसी को नहीं करना चाहिए। शीशा हमें दिग्भ्रमित करता है। शीशा के सामने जब आप जाते हैं तो उसमें वास्तविकता नहीं दिखती, केवल आपका प्रतिबिंब ही दिखता है। प्रतिबिंब में कोई साहस शक्ति कुछ नहीं होती। प्रतिबिंब में कुछ होता है? नहीं होता नहीं है। गुरुजी। प्रतिबिंब में कुछ भी नहीं होता। वह एक छाया मात्र है। उसमें न बुद्धि है, न विवेक है, न साहस है, न क्षमता है। आप उग्र होंगे तो प्रतिबिंब में भी उग्रता दिखेगी, कोई शीशा में दिखेगा। आप लोग राहु दिग्भ्रमित करते हैं, ऐसा हम सबों ने पुस्तक में पढ़ा, या हमारे गुरुजन कहते हैं। राहु का आधिपत्य शीशा में है। शीशा क्या है? जिसमें छाया दिखता हो। मोबाइल क्या है? मोबाइल में छाया दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। दिखता है गुरुजी। दिखता है। अब यहाँ से अनुभव आप लोग कर सकते होंगे, कर रहे होंगे, कि जो जिसकी आदत ही लग जाए किसी भी परिस्थिति, बस अनावश्यक ही मोबाइल चलाना, गेम खेलना, कुछ भी करना, एंटरटेनमेंट करना, उसकी बुद्धि, और जो व्यक्ति अपने ज्ञान के विकास हेतु मोबाइल का इस्तेमाल करता है, उसकी बुद्धि, हर परिवेश में कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति दोनों ही उदाहरण वाले मिल जाते हैं। कि कोई दिन भर गेम खेल रहा है तो या वीडियो देख रहा है, रील्स देख रहा है अनावश्यक मनोरंजन के लिए, उसकी विवेकशीलता एवं जो इन सभी चीजों से परहेज रखता है या जिसकी स्वभाव आदत नहीं है, उसकी विवेकशीलता में अंतर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है गुरुजी। अंतर पाया जाता है। अगर वही मोबाइल का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान अर्जन हेतु या आवश्यकता हेतु उपयोग करता है, उसके दिमाग को भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि वह एकाएक कोई निर्णय ले पाता है। एकाएक निर्णय लेने में वह सहयोगी हो जाता है, क्योंकि वह राहु का उपयोग अच्छे ढंग से कर रहा है। राहु के शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहा है। और राहु एकाएक बुद्धि प्रदाता ग्रह कहे गए हैं, यानी कि एकाएक किसी भी बात को आगे निकालता है। यानी कि जिनके राहु अच्छे होते हैं वह हाजिर जवाबी होता है, तुरंत बातों का जवाब दे देता है। वह ज्यादा सोचता नहीं, क्योंकि राहु के पास में वह तो है छाया, उसके पास में तो मस्तिष्क है नहीं। मस्तिष्क तो है, परंतु वास्तविकता तो छाया ही है ना। तो जी गुरुदेव। और जीव ही तो सोचता है ना। जीव सोचेगा या छाया सोचेगा? जीव सोचेगा। जीव सोचेगा। अब यहाँ पर राहु एवं केतु राहु के मित्र बुध शुक्र शनि है। हालांकि कई पुस्तकों में अलग प्रकार से मंगल न मित्र है न शत्रु, यानी कि सम अवस्था में है। सूर्य, चंद्रमा एवं बृहस्पति इनके मित्र है। परंतु अलग अलग पुस्तकों में कुछ अलग बातें भी बतलाई गई है। अलग अलग ऋषियों के कुछ मत अलग भी हैं। राहु के मित्र में अलग के पुस्तकों में शुक्र एवं शनि को
शुक्र एवं शनि को मित्र बतलाया गया है, बुध को एवं गुरुदेव को सम बतलाया गया है, एवं शत्रु बतलाया गया है शेष ग्रहों को, सूर्य चंद्रमा मंगल, सूर्य चंद्रमा मंगल एवं केतु को राहु का शत्रु बतलाया गया है। ये तो शुक्रदेव विलासिता के कारक हैं, शौक के कारक हैं। शनि एवं राहु के गुण धर्मों में काफी समानता है, इसलिए मित्रता है। राहु आकस्मिक बुद्धि प्रदाता है, तो बुद्धि मिलता है बुध एवं गुरु से, इसलिए इस गुण धर्म के आधार पर इनकी मित्रता कही जा सकती है। सूर्य चंद्रमा मंगल एवं केतु इनके शत्रु हो गए। केतु देव के मित्र जो होते हैं मंगल एवं शुक्र, मंगल एवं शुक्र केतु के मित्र बतलाए गए हैं इन पुस्तकों में। बुध एवं गुरु सम बतलाए गए हैं। सम इसलिए क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं और किसी भी विज्ञान को शिखर तक लेकर जाते हैं, तो जब ज्ञान ही नहीं होगा तो शिखर तक कैसे लेकर जाएंगे। इसलिए कई ऋषियों ने या कई विद्वानों ने अपने पुस्तक में बुध एवं गुरु को केतु का सम बतलाया गया है। और जो एक उक्ति है कि शनिवत राहु केजुवत मंगलवत केतु, तो मंगल एवं केतु के गुण धर्म एक जैसे हैं, इसलिए समानता है। अब शत्रुता की बात की जाए तो सूर्य चंद्रमा शनि एवं राहु केतु के शत्रु हैं। इससे निचले श्लोक में यह बतलाया जा रहा है कि यदि कोई ग्रह अस्त हो, नीच राशि में हो, नीच अंश नवमांश में हो, शत्रु राशि में हो, लग्न से 6ठे 8वें 12वें स्थान में हो, तो उसे खराब जगह में स्थित कहते हैं। अब हम लोग फलादेश में बार बार चर्चा करते हैं कि ग्रह किन किन परिस्थितियों में खराब माना जाता है, ग्रह किन किन स्थितियों में खराब माना जाता है। इस श्लोक को खूब बढ़िया से समझना चाहिए। एक अस्त ग्रह, दूसरा, रुकिए हम कॉपी पर नोट करते हैं, चाहे इस पर भी नोट कर लेंगे तो फिर अस्त हो, नीच राशि में हो या नीच अंश में हो, नवांश में हो या नवमांश कुंडली में नीच के हो जाए, D9 में नीच का हो जाए, हो अपने शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, लग्न से 6ठे 8वें 12वें, तो उसे खराब जगह में स्थित कहते हैं। यदि ऊपर जो स्थान बतलाए गए हैं उसके अलावा अन्य स्थानों में हो तो अच्छी जगह वाला कहते हैं। अब यहां से स्पष्ट हो गया कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, सिर्फ 6ठे 8वें या 12वें भाव में न हो, तो वह ग्रह के लिए, किसी भी ग्रह लिए कोई भी भाव अच्छा ही माना जाता है। सभी भाव अच्छे हैं सभी ग्रहों के लिए, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ना। जी जी। अब यहाँ पर एक शब्द जो पहला है कि अस्त ग्रह, अस्त ग्रह को हम लोग कैसे पहचाने? जो शब्द आ जाता है उससे भी समझना होगा हम सबों को, क्योंकि सिर्फ पुस्तक पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाना उचित बात नहीं है। तो यहाँ पर अस्त ग्रह के लिए
आप लोगों को बता दें कि हाँ, कहा गया इसको हम लोगों को कुंडली पर भी समझना होगा। एक बार सरसरी तौर से हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में कुंडली पर भी समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई ग्रह सूर्य से इतने समीप हो कि सूर्य के प्रकाश के कारण दिखलाई नहीं दे तो अस्त कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं 20 वाट का बल्ब जल रहा हो। ये तो सूर्यदेव ब्रह्मांड के सबसे बड़े शक्ति के पुंज है, तेज के प्रकाश के पुंज है, तो उनकी क्षमताओं का तो आकलन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन छोटे शब्दों में अगर बड़े पावर का बल्ब जल रहा हो और वहां पर छोटे पावर का बल्ब जला दीजिए तो छोटे पावर के बल्ब की रोशनी बिल्कुल दिखलाई नहीं देती। अगर उजला रंग का बल्ब है 20 वाट का, तो आधे वाट का जो नाइट बल्ब होता है 0 वाट का, वह जला लीजिए तो वह सिर्फ दिखलाई देगा कि वह एक बल्ब वहां पर है, लेकिन उसकी रोशनी का एहसास नहीं होगा कि हाँ इस यह हरा रंग का है। मतलब हरा रंग दिख जाएगा कि वहां पर हरा रंग है, परंतु उसका प्रकाश का एहसास नहीं। तो जब प्रकाश का एहसास ही नहीं होगा तो वही तो प्रकाश तरंगे हैं जो हम तक पहुंचती है और अपना फल देता है, अच्छा या बुरा, तो हम उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन सूर्य के अत्यधिक रोशनी के कारण, अत्यधिक प्रकाश के कारण वह प्रकाश प्रभावहीन हो जाता है और सूर्य का ही प्रकाश हम तक पहुंच पाता है। तो सूर्य की रश्मियां तरंगे हम तक पहुंचती है, वही हमें प्रभावित करती है, अच्छे या बुरे ढंग से। इसलिए इन ग्रहों को अस्त कहा गया है। अब यहाँ पर चंद्रमा से सूर्य 12 अंश तक दूर, यहाँ पर लिख दिया गया है चंद्रमा के अंशों से 12 अंश कम हो या अधिक, इसे समझना होगा, तक अस्त रहता है। यह अमावस्या शुक्ल पक्ष की पड़वा को होता है, यानी कि अमावस्या के दिन चंद्रमा अस्त रहते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा अस्त रहते हैं। मंगल सूर्य से 17 अंश की दूरी तक अस्त रहता है। बुध मार्गी हो तो सूर्य से 14 अंश, बकरी हो तो 12 अंश तक। अब यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई ग्रह मार्गी होता है तो वह अपनी सीधी चाल में चलता है, और यहाँ बकरी होने पर, जैसे मार्गी है तो 14 अंश, बकरी है तो 12 अंश, तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर 12 अंश पर ही बलवान हो जा रहा है। जितना बलवान यह 14 अंश पर हो रहा है उतना ही बलवान 12 अंश पर हो जा रहा है। यानी कि बकरी ग्रह बलशाली होते हैं, यह शिक्षा हम सबों को यहाँ से मिलती है। बकरी ग्रह बलशाली होता है, यह शिक्षा हम सबों को मिलती है। बृहस्पति सूर्य से 11 अंश तक अस्त होता है। शुक्र यदि मार्गी हो तो 10 अंश तक, किंतु बकरी हो तो 8 अंश तक। सूर्य के जितने अंश पर हो, 15 अंश पहले से लेके 15 अंश बाद तक शनि अस्त होता है। राहु एवं केतु कभी अस्त नहीं होते। अस्त तो वह होता है जिसके पास में प्रकाश हो, जिसके पास में जिसके पास में अपनी कोई तरंगे होंगी, अपना कोई प्रकाश होगा, वही तो सूर्य के प्रकाश में धूमिल हो जाएगा ना। जी जी। तो राहु देव के पास में रिफ्लेक्शन की या प्रकाश वाली पावर नहीं है। राहु केतु देव छाया ग्रह हैं, ये प्रकाश की किरणों को परिवर्तित नहीं करते। हाँ, ये अवशोषित जरूर कर लेते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अब शीशा हो, चाहे शीशा कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, गुणवत्तापूर्ण हो, इधर से प्रकाश जा रहा है, उधर शीशा है, फिर सामने आगे, तो प्रकाश का कुछ अंश तो शीशा ग्रहण करता ही है।
सभी का सभी प्रकाश बाहर थोड़े देता है, नहीं दे पाता, कुछ न कुछ अंश वह भी अवशोषित करता है। तो यही वाली बात है। अब यह अस्त ग्रहों को हम लोग लग्न कुंडली में कैसे देखें, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।